गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जहाँ तक है इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में। उसके बाद एक और टॉपिक है माइकोराइजल, ठीक है ना। इसके बाद में एक और है माइकोराइजल वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। बच्चों देखिए माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड द फंगाई। फंगाई और प्लांट के रूट के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या होता है, इससे क्या होता है कि रूट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है, फंगी की हाइफी स्प्रेड होने से और ज्यादा एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो फंगाई है जो माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल को मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट की रूट को दे देते हैं, ठीक है ना। बदले में जो प्लांट की रूट से इन्हें शेल्टर देती है और न्यूट्रिशन देती है, ऑर्गेनिक फूड दे देती है। क्लियर होगी बात आपके? तो माइकोराइजा के द्वारा भी क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। और कई प्लांट्स में तो विदाउट माइकोराइजा ना तो सीड का जर्मिनेशन हो पाता है, ना ही प्लांट की ग्रोथ हो पाती है। जैसे कि पाइनस के अंदर माइकोराइजा अगर ना हो, माइकोराइजा होता है अगर ना हो, फंगाई का एसोसिएशन ना हो रूट के साथ में, तो फिर पाइनस जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाता। क्लियर होगी बात आपके? ये एक टॉपिक हो गया बच्चों। इसके बाद में लेते हैं हम ट्रांसपीरेशन डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। तो ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड कई सारी टर्म्स है बच्चों, जैसे कि कोहेजन, कोहेजन, एडहेशन, कोहेजन, एडहेशन, और इसके बाद में लेते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैपिलैरिटी। पहले बच्चों मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं जिससे एक्सप्लेनेशन करते समय अपन को ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। 11th क्लास जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम कर रहे हैं, और जहां तक है आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से या इसी क्लास से या हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है, डेफिनेशन पार्ट ज्यादा है। आप इनको पढ़ें, फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे से पूछे जरूर। बच्चों ट्रांसपीरेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द वाटर in the vapor form from the leaf surfaces from the stem is called transpiration। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन से एक पुल क्रिएट होता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, जो कि ऊपर से लेकर नीचे रूट तक लगता है, और यही कारण है कि रूट से लेकर लीव्स तक जो वाटर और मिनरल है वो ऊपर तक चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ कम टर्म्स है बच्चों। कोहेजन, व्हाट इज कोहेजन? बच्चों कोहेजन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। इसे हम क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। यही कारण है कि वाटर की एक जैकेट बन जाती है। आप भी अगर एक बकेट के अंदर पानी भर के, एक बाल्टी के अंदर पानी भर के और उसमें एक पाइप लगा लें और उस पाइप से सक करें आप, तो सक करने पर पानी एक बार आ जाएगा, लेकिन फिर वो चलता रहेगा, क्योंकि पानी के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम कोहेजन कहते हैं।
सेकंड हम लेते हैं एडहेशन। एडहेशन क्या है कि जो वाटर है वो जाइलम के अंदर मूव करता है, वाटर और मिनरल जाइलम के अंदर मूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो जाइलम के अंदर जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, तो वहां पर भी पानी का अटैचमेंट पाया जाता है उनके साथ में, इसे हम क्या कहते हैं, एडहेशन कहते हैं। फिर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, जो एबिलिटी टू रेजिस्ट द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है ना, जो लिक्विड है उसका ट्रांसपिरेशन पुल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और फिर हम लेते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है कि किसी थिन ट्यूब के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का मूव करना, दैट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी। द एबिलिटी ऑफ द वाटर और लिक्विड टू मूव इन अ थिन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। इसके अलावा बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि जो लिक्विड है या वाटर है, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के कंपेयर में लिक्विड फॉर्म में या वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। एक्सटर्नल फैक्टर और सेकंड हम लेते हैं इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में हम लेते हैं एक तो ह्यूमिडिटी, और सेकंड हम लेते हैं लाइट, थर्ड ले लेते हैं टेम्परेचर, फोर्थ ले लेते हैं हम ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक और ले लेते हैं हम विंड स्पीड। विंड स्पीड। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में नया चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 12, और जल्दी मैं आपको चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सेंड करूंगा। आप सबसे कह रहा हूं बच्चों, आप रेगुलर रहिए, आपको मैं कंपटीशन पार्ट पढ़ा रहा हूं, और हर चैप्टर के बाद में आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं 70 to 80 क्वेश्चंस का। उनको आप पढ़िए, आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आंसर की में देखिए आप, और आप तैयारी कीजिए। मैं गारंटीड कह रहा हूं बच्चों कि आपके इन अगले 2 साल में, इस साल 11th और 12th में आपके नीट की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी अपनी स्कूल के अंदर ही। तो जो भी मैं ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सेंड करता हूं उनको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आप पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे नोट्स पढ़ लीजिए। तो आपका क्या होगा कि थ्योरेटिकल पार्ट अपने आप ही कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो चैप्टर में से ही बनेगा, तो आपको सब्जेक्टिव जो पेपर है उनकी तैयारी वैसे होती रहेगी, और ऑब्जेक्टिव तैयारी आपके वैसे जो असाइनमेंट दे रहे हैं उनके थ्रू हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं वो भी करते रहिए, वहां कोई डाउट आए तो आप पूछते रहिए मेरे से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें बच्चों, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन को 2 टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले लेते हैं ह्यूमिडिटी। बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को। अगर किसी एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है एयर के अंदर, तो फिर वहां पर ट्रांसपिरेशन कम होगा।
क्या होगा वहां पर, ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि सैचुरेट है एयर, तो वहां पर कम होगा। ठीक है, सेकंड लेते हैं लाइट। बच्चों जिन जिन एरिया में सनलाइट तेज गिरती है, सनलाइट बहुत ज्यादा शार्प होती है, तो नेचुरल सी बात है ट्रांसपिरेशन की रेट भी हाई होती है वहां पर। नेक्स्ट लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर लाइट से ही जुड़ा हुआ है कि जो गर्म इलाके होते हैं, जो डेजर्ट इलाके हैं, वार्म इलाके हैं जहां पर गर्मी तेज पड़ती है, तो नेचुरल सी बात है वहां पर टेम्परेचर राइज होने से जो है ट्रांसपिरेशन की रेट भी हाई रहती है। लास्ट लेते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड कहते हैं द फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड की स्पीड भी ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देती है। जब विंड ज्यादा चलती है तो दे इंक्रीजेस द ट्रांसपिरेशन। ओके बेटा, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, सिंपली आपको लर्न करने। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड जो है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में ए आ जाएगा नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं, ठीक है। और बी ले लेते हैं हम वाटर कंडीशन इन प्लांट। वाटर कंडीशन वाटर कंडीशन इन प्लांट। सी ले लेते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर हो गई, नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गए, वाटर कंडीशन इन प्लांट हो गई। चलिए बच्चों इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। बच्चों ये डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कितने हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो बड़े प्लांट हैं, जो डाइकॉट प्लांट हैं, उनकी लोअर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, अपर सरफेस पर कम होते हैं। ये एक अडेप्टेशन है जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर का लॉस प्लांट्स के द्वारा कम हो, ठीक है ना। तो अगर किन्हीं प्लांट की लीव्स के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है तो देर मे बी चांसेस कि जो ट्रांसपिरेशन है वो ज्यादा हो, ठीक है ना। और नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है तो कम होगा। और जो डेजर्ट प्लांट है उनके अंदर क्या होता है कि मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। वहां पर क्या है, जैसे थॉर्न्स निकल आते हैं, कांटे निकल आते हैं, स्पाइंस आ जाते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन है वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए या कम रखने के लिए। सेकेंड लेते हैं वाटर कंडीशन इन प्लांट। नेचुरल सी बात है बच्चों के जो जिन प्लांट्स के अंदर वाटर अच्छा है, वाटर की जो स्टेटस है, वो अच्छी कंडीशन में है, तो वहां पर फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पानी कम मिल रहा है, डेजर्ट का इलाका है, वैसे ही पानी उनको कम मिलता है, तो उनमें वाटर का लेवल कम हो गया, तो फिर उनमें कुछ ऐसे अडेप्टेशन आ जाते हैं जिससे क्या वाटर का लॉस कम होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होता है। नेक्स्ट लेते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर जो है, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर प्लांट्स की जो कैनोपी स्ट्रक्चर है या जनरली जो कैनोपी स्ट्रक्चर है, वो भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती है और रिड्यूस करती है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों यहाँ पर देखिए आप, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में ध्यान रखिए आपके सॉइल के अंदर जो है, जो मिनरल्स हैं, जो आयंस हैं, वो चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। और कई बार ये होता है कि सॉइल के अंदर मिनरल आयन कम होते हैं और रूट की सेल्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, भी पैसिव एब्जॉर्प्शन तो पॉसिबल है वाटर का, ठीक है ना। लेकिन जो मिनरल्स और आयंस हैं उनका अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो फिर उनके लिए रूट की सेल्स के द्वारा एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, रूट की सेल्स के द्वारा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है खर्च होती है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो मिनरल्स और आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट के अंदर, रूट की सेल्स के अंदर।
इसमें जो रूट हेयर्स है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं और रूट का एपिडर्मिस पार्ट भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो वाटर और मिनरल्स को एक्टिवली और पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर जाइलम एलिमेंट में पहुंचने के बाद में वहां पर एक तो रूट प्रेशर के द्वारा और ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक जो है सेंड कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्या कहते हैं? द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। क्या कहते हैं इसे? एसेंट ऑफ सेप। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों कि एक वर्ड है रीमोबिलाइजेशन। जब प्लांट के पार्ट डेड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वहां पर जो मिनरल हैं, वहां पर जो आयन है, वो अगेन यूटिलाइज हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स का रीमोबिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स का रीमोबिलाइजेशन कहते हैं प्लांट के अंदर। क्लियर होगी बात आपके? अब हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट की, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की। क्लियर होगी बात? तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इसे हम ये भी कह सकते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर को बच्चों अगर आप एनसीईआरटी बुक से भी तैयारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी बुक से भी तैयारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं कि बच्चों लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसे हम ऑर्गेनिक फूड भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इस फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल वे में, मल्टी डायरेक्शनल वे में। जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी या बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये फ्लोएम के द्वारा पॉसिबल होता है। फ्लोएम के द्वारा लीव से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पर बच्चों है सोर्स एंड सिंक। ये दो टर्म्स मैं काम में ले रहा हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में भी बता रखी है, सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक का यहां पर क्या मीन है बच्चों? यहां पर सोर्स का मीन है कि जहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द सोर्स। यानी कि जो लीव्स है, जो ग्रीन लीव्स है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो तो है सोर्स। और सिंक प्लांट के वो पार्ट हैं जहां पर या तो यूटिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिक फूड का या फिर स्टोरेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा सोर्स टू सिंक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे बात समझ में? तो यहां पर बच्चों मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए। मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है? इसमें यह बताया गया है कि सोर्स से सिंक तक जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो मास फ्लो के रूप में होता है। तो पहले जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ये एक डाइसैकेराइड सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज के अंदर। समझ में आ गई बात? तो बच्चों एक डिफरेंस आता है, एक ऑस्मोटिक डिफरेंस आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जाइलम से जो वाटर है वो फ्लोएम वाले पार्ट में आ जाते हैं, फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में आ जाते हैं और सुक्रोज और वाटर मिलके एक शेप बना लेते हैं जिसे हम फ्लोएम शेप कहते हैं। अब ये जो फ्लोएम शेप है ये आ जाता है सीव ट्यूब्स के अंदर। किसके अंदर? फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर। और सीव ट्यूब्स में आपको पता ही है कि सीव जैसी स्ट्रक्चर होती है, सीव प्लेट्स होती हैं उनके एंड्स के ऊपर। तो फिर क्या होता है कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और जो फ्लोएम शेप है वो मूव कर जाता है।
यानी कि एक सीव ट्यूब से अगली सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे जो है डिफरेंस की वजह से, ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से जो फ्लोएम शेप है एक सीव ट्यूब से अगली में, उससे फिर नेक्स्ट में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब सपोज करो कि जो स्टोरेज एरिया है या जो यूटिलाइजेशन का एरिया, वहां पर फ्लोएम शेप पहुंच गया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जहां पर यूटिलाइजेशन होना है फूड का, तो वहां से जो फ्लोएम शेप है उसमें से जो सॉल्यूट है, यानी कि जो फूड कंपोनेंट है, वो मूव कर जाएंगे जहां पर उनका यूज होना है, जहां पर उनका स्टोरेज होना है या यूज होना है, वहां पर वो मूव कर जाएंगे। मूव कर जाएंगे तो मूव करने से क्या, सॉल्यूट अलग हो गए फ्लोएम शेप से, पीछे क्या रह गया, सीव ट्यूब के अंदर वाटर रह गया। ये वाटर क्या है, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर, यानी कि सीव ट्यूब से कहां चला जाएगा, कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से हाई से लो में, यानी कि जाइलम में चला जाएगा। यानी कि अगेन ये जो वाटर है वो सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से फिर से ये जाइलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि आपको तैयारी करनी है इसकी, ठीक है, पढ़ना है इसको। कहीं भी कोई दिक्कत आए इस थ्योरी में तो आप फिर से मेरे से समझ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में एक पैराग्राफ है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों, और क्लास छोड़नी नहीं है आपको, लगातार बने रहना है क्लास में। तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है उन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट में बताया कि अपन एक पोट लेते हैं, एक गमला ले लेते हैं, एक पोट ले लेते हैं, उसमें एक प्लांट लगा हुआ है, और अपन क्या करेंगे, मिड के अंदर क्या करेंगे कि अपन फ्लोएम वाले पार्ट तक क्या है, उस पर कट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे, ठीक है। जाइलम वाले तक नहीं, फ्लोएम वाले पार्ट तक कट लगा देंगे प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे, कुछ दिनों बाद में हम देखेंगे, तो वो जो कट है, कट से ऊपर ऊपर का पोर्शन है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोएम को कट करने से जो फूड ऊपर से नीचे तक आ रहा है वो आगे सप्लाई हो नहीं पाएगा, और वहां पर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। इससे क्या होगी, वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी, वहां पर फुलाव आ जाएगा, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से शो होता है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द ऑर्गेनिक फूड। क्लियर हो गई बात आपके। तो ये बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ एक टर्म्स और है इस चैप्टर की, वो मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपन नई क्लास में स्टार्ट करेंगे, अपन आगे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। एक लेते हैं बच्चों डीपीडी। डीपीडी क्या है, डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बच्चों कोई भी सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, उसमें एक डिफ्यूजन की एबिलिटी होती है, एक डिफ्यूजन प्रेशर होता है। जब उस सॉल्वेंट के अंदर, जब आप सॉल्यूट डालते हो, तो डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। तो आप समझ जाओ, आपके जो सॉल्वेंट है, या कोई भी लिक्विड है, वो अपने लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। कहाँ मूव करता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। और जो डीपीडी है वो इक्वल है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के और सक्शन प्रेशर के। क्लियर होगी बात आपके। तो ये चीज आप समझिए। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है कि जब किसी सॉल्वेंट में या जब किसी लिक्विड में हम सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, और सॉल्यूट के ऐड करने पर डिफ्यूजन प्रेशर में जो रिडक्शन आता है, दैट इज द डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्लियर होगी बात आपके। अब बच्चों लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं आपको इस चैप्टर का प्लांट और वाटर का रिलेशन भी समझा देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप बने रहे बच्चों लास्ट तक, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो अपन फटाफट प्लांट वाटर रिलेशन कर लेते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं जल्दी से।
सबसे पहले बच्चों मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है बेटा। और जो एग्जैक्ट इक्वेशन है जो एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है वो ये है। ये इक्वेशन आप ध्यान रखें एकदम सही से। अब ये है क्या वो मैं समझा देता हूं। प्लांट वाटर रिलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप। बच्चों प्लांट वाटर रिलेशन क्या है? बच्चों एक चीज मैं बता दूं, अपनी जो सेल्स है, अपनी सेल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी है, इसलिए पानी अपन को यूज करना चाहिए। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो पानी की प्रेजेंस में पूरी होती है। वाटर प्लांट की सेल्स में भी 80-90% तक वाटर होता है। जितनी भी रिएक्शन होती है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है। तो मैक्सिमम पार्ट हमारी बॉडी का वाटर है, ठीक है ना। और प्लांट में भी यही स्थिति है, ठीक है ना। तो प्लांट और वाटर को रिलेशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं साई डब्ल्यू। बच्चों जो पोटेंशियल है साई डब्ल्यू क्या है? वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल है यानी वाटर की जो फ्री एनर्जी है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बढ़ती है, तो उसके पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको हम साई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? साई से। तो ये साई का सिंबल है, साई को हम PSI कह सकते हैं और साई को हम इस सिंबल से शो करते हैं। और ये जो प्रेशर है या पोटेंशियल है इसको हम प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? पास्कल में, ठीक है ना। तो साई डब्ल्यू क्या है? वाटर पोटेंशियल है। साई डब्ल्यू क्या है बेटा? वाटर पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो जो प्योर वाटर होता है ना उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। कितना होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अगर आप उसमें कुछ इंप्योरिटी डाल रहे हो, कुछ सॉल्यूट मिला रहे हो तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है उसका नेगेटिव में चला जाता है और प्योर वाटर का 0 होता है। क्लियर होगी बात? सेकंड हम लेते हैं साई एस। साई एस क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल। जब किसी प्योर वाटर में आप सॉल्यूट डालते हो, प्योर वाटर में जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो वाटर पोटेंशियल में जितना रिडक्शन होता है, वाटर पोटेंशियल में जितना रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गई बात? किसी भी प्योर वाटर में या सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो वाटर पोटेंशियल में जो रिडक्शन होता है दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, वो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये बेटा नेगेटिव रहता है। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट लेते हैं साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या है कि जब किसी प्लांट सेल्स के अंदर जब वाटर अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है और सेल के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो साई पी, तो पहली इक्वेशन है कि साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? साई एस के, साई पी के और साई एम के। यहां पर साई एम क्या है? साई एम है मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वैसे मैंने नोट्स में मेंशन किया इसको। मैट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जो वाटर है उसका जो सेल वॉल से जो अट्रैक्शन है, सेल वॉल के साथ में जो अटैचमेंट है, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है। तो बच्चों जनरली जो मैट्रिक पोटेंशियल है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। मैट्रिक पोटेंशियल को क्या माना जाता है? जनरली नेग्लिजिबल लिया जाता है। तो इसको हम यहां से हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया। तो अब लास्ट इक्वेशन ये रहेगी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन मैंने बताई है साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस, साई पी एंड साई जी। यहां पर साई जी क्या है? ग्रेविटी पोटेंशियल है, यानी कि प्लांट के अंदर सेल टू सेल जो वाटर है वो रूट से ऊपर तक यानी कि लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस वाटर और मिनरल के सॉल्यूशन के ऊपर जो है ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी लगती है। तो उसके कारण से जो पोटेंशियल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी पोटेंशियल कहते हैं। और इसको भी नेग्लिजिबल माना जाता है।
कि अगर 5 मीटर से नीचे जो मूवमेंट है उससे हम नेग्लिजिबल लेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ग्रेविटी पोटेंशियल को। तो यहाँ से इस इक्वेशन को समझते हुए ग्रेविटी पोटेंशियल को भी हम हटाते हैं। तो लास्ट जो इक्वेशन मिलती है हमें प्लांट और वाटर के रिलेशन की, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। समझ में आ गई बात आपके? तो ये बच्चों वाटर, प्लांट और वाटर का रिलेशन है ये। हाँ ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट होता है आपका, ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और डीपीडी मैंने बता दिया आपको, इम्बिबिशन और इम्बिबेशन प्रेशर के बारे में भी मैंने समझा दिया, और छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है, टर्गर प्रेशर है। टर्गर प्रेशर क्या है कि जब प्लांट सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से एक प्रेशर जनरेट होता है सेल वॉल के ऊपर, दैट इज द टर्गर प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। ऐसे तो सेल फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो इलास्टिक होती है। सेल वॉल क्या होती है? इलास्टिक होती है। वो भी क्या करती है कि इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करती है, उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी, टीपी हमेशा डब्ल्यूपी के इक्वल होता है। फिर लेते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर जनरेट होता है सेल के अंदर या डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट होता है, इक्वल होता है। क्लियर होगी बात? तो एक ये टर्म थी आपके। टर्जिड सेल कहते हैं, एकदम फुली हुई सेल को हम क्या कहते हैं? टर्जिड सेल कहते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से इंक्रीज्ड है। ठीक है ना? फ्लैसिड सेल के ऐसे सेल जिसके अंदर जितने सॉल्वेंट या वाटर अंदर आ रहा है उतना ही वापस बाहर रिलीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैसिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम फ्लैसिड सेल कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? और 3 सॉल्यूशन बताए थे मैंने, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो उसके कंपेयर में उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाता है तो वो सेल क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। उस ऐसे सेल में जो उनका प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म in a cell, in a plant cell, when it put in hypertonic solution, this is called plasmolysis. The shrinkage of protoplasm is called plasmolysis. ठीक है। सेकेंड लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है इन कंपेयर टू सेल, तो क्या होगा कि ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सेल जो होती है वो फूलती है, क्योंकि बाहर से वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर मूव कर जाता है। इसे हम एंडो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है ना? और किसी सेल को जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो और सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव करता है और सेल श्रिंक होती है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेशो है, वो इक्वल है सेल के अंदर जो वाटर और जो सॉल्यूट हैं उनके रेशो के। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जितना पानी अंदर मूव करता है सेल के, उतना ही पानी बाहर भी मूव कर जाता है। क्लियर होगी बात आपके? तो बच्चों ये चैप्टर था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आप क्लास नहीं छोड़ें, आप क्लास में बने रहें, और आपके जो भी डाउट हैं इस चैप्टर से रिलेट करते हुए वो आप मेरे से पूछें आप। ठीक है बेटा, कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।